नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं। साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के लिए कॉल्स लेकर आते हैं। इसके अलावा आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी लेकर आते हैं। आज हमारे साथ 3 मेहमान हैं जो आज आपकी मदद करेंगे। दिव्या गगलानी हैं एक्सिस सिक्योरिटीज से, अनुज गुप्ता है मार्केट एक्सपर्ट, कमोडिटी एक्सपर्ट, और साथ ही बिटूपन मजूमदार है bmazumdar.com से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला है। लेकिन जो भी किसान हमें देख रहे हैं उनके लिए भी एक सलाह है कि वो अब अपनी शिकायतें, अपनी परेशानियां हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपके लिए एक बड़ा मंच है जहां आपकी आवाज़ को हम स्वदेश की आवाज़ बनाएंगे, आपकी शिकायतों को सरकार तक, लोकल अथॉरिटी तक पहुंचाएंगे ताकि आपकी दिक्कतें कम हो सके। किसान की आवाज़ अब स्वदेश की आवाज़ बनेगी और अब हर खेत की कहानी सरकार तक पहुंचाने की कोशिश हमारी होगी। नंबर है 9136934065। इस नंबर पे आप अपनी शिकायतें हमें भेज सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपकी दिक्कतें दूर की जाएं। चलिए, तो हर दिन शाम को 5:30 बजे हम अपने कमोडिटी फटाफट शो में किसानों की शिकायतें शामिल करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ तीनों मेहमान बने हुए हैं, दिव्या गगलानी जी, अनुज गुप्ता और बिटूपन मजूमदार। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सोने के साथ शुरुआत करते हैं। शुक्रवार के सत्र में दोनों ही काउंटर में काफी अच्छी तेजी दिखी थी। बिटूपन, सोने में क्या लग रहा है? 1% की तेजी शुक्रवार को, आज सुस्ती दिख रही है। क्या फिर से नई तेजी की से पहले की ये सुस्ती है क्या? हाँ, वैसा ही लग रहा है फिलहाल के लिए तो। लास्ट फ्राइडे में जिस तरह से तेजी आया, मोस्टली इन द इवनिंग पार्ट, और बाजार 1 लाख के ऊपर बंद हुआ, लेकिन ग्लोबल मार्केट में अभी भी एक रेंज तोड़ना बाकी है और एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन भी है। तो 3400 के आसपास का तो जो लेवल है वो छूना तो चाहिए फिलहाल इमीडिएटली, और 3430-35 का एक नेक्स्ट लेवल बनेगा। तो देखिए, ब्रॉडली जिस तरह से अभी रेट कट का जो बैट है वो काफी बढ़ गया, अभी ऑलमोस्ट 87% के आसपास पहुंच गया है। तो अभी जो रेट कट के कारण डॉलर में जो वीकनेस है उसके कारण से इमीडिएटली आपको गोल्ड में मोमेंटम मिला, सिल्वर में मोमेंटम हुआ, और क्रिप्टोज में भी काफी हद तक मोमेंटम हुआ। तो ये मुझे लग रहा है एटलीस्ट गोल्ड में तो मोमेंटम है, सिल्वर में मोमेंटम कैरी करना चाहिए। गोल्ड में कोई भी डिप्स आने से मेरे हिसाब से लुक्स लाइक ए बाय। 99,800 के आसपास अगर एमसीएक्स में भाव बनता है तो वो एक छोटा सा डिप बनाएगा, तो बाय करना चाहिए। और इमीडिएटली मुझे लग रहा है कि 1,0700-800 के आसपास तो जा सकता है। 99,300 का एक स्टॉप लॉस बनेगा। सेम सिनेरियो सिल्वर का ही है। सिल्वर ने भी काफी लास्ट वीक में स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक दिया, काफी स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक दिया है, और अभी अपने एमसीएक्स में ऑल टाइम हाई के आसपास ही, अभी नियरली उसके आसपास ट्रेड कर रहा है। हालांकि ग्लोबली अभी थोड़ा उससे थोड़ा नीचे लेवल है, लेकिन ये चीजें जो मोमेंटम है, मोमेंटम तो कैरी करना चाहिए। एक रेट कट का जो होप निकल के आया है, जैसे पहले था कि जिस तरह से स्टेटमेंट थे फेड की तरफ से, मोस्टली लाइक थोड़ा सा हॉकिश था, अभी दो भी स्टोन में शिफ्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ डिटोरेटिंग यूएस के एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो। तो ये माहौल थोड़ा सा गोल्ड के लिए काफी पॉजिटिव रहेगा, सिल्वर के लिए भी पॉजिटिव रहेगा, और सिल्वर प्राइसेस भी मुझे लग रहा है कंटिन्यू करेगा। एटलीस्ट 1,18,000 तो 19,000 तो पहुंचना चाहिए वेरी शॉर्ट टर्म। तो यहाँ पे डिप्स में मेरे हिसाब से लुक्स लाइक ए बाय, एवरी डिप्स इज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी एज ऑफ नाउ में, यानी दोनों ही काउंटर में हर गिरावट पे खरीदे। चांदी पे तो और भी ज्यादा बुलिश है। इनको लगता है नियर टर्म में ही 1,18,000, 1,19,000 तक चांदी जा सकती है। ये पोजिशनल राय है। अनुज जी, आप बताइए, सोने और चांदी को लेकर आपकी राय क्या बन रही है? विष्णु जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, हमने लास्ट वीक जो जोरेम पोवेल जी ने जो स्टेटमेंट दिया सिंपोजियम के अंदर में, तो वहां पर काफी हद तक ये क्लियर होता हुआ दिखाई दिया कि आगे अब इंटरेस्ट रेट अग्रेसिवली कट हो सकते हैं। उन्होंने ये भी बोला कि जो ये यूएस इकोनॉमी है वो बैलेंस्ड है, और हमने उसके बाद देखा कि डॉलर इंडेक्स में बड़ी गिरावट आती हुई दिखाई दी और गोल्ड सिल्वर में एक रिकवरी का ट्रेंड देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं जो एक क्लियर लग रहा था कि भाई इंटरेस्ट रेट कट करने के बारे में कुछ बोलेंगे, तो उन्होंने वैसे ही बोला, और लग रहा है कि उसकी वजह से अब गोल्ड सिल्वर में कंटिन्यूटी तेजी जो यहाँ पर बन सकती है। हालांकि कहीं ना कहीं हमने ये भी देखा कि जो अभी रशिया यूक्रेन में दोबारा से वॉर छिड़ी है, उसकी वजह से एक सेफ डिमांड यहाँ पर और आ सकती है। तो हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म में गोल्ड सिल्वर दोनों के अंदर ही एक रिकवरी का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। यहाँ पर हमें लगता है कि बाय के साथ ट्रेड बना के चला जा सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गोल्ड का भाव
3390 से लेकर $3400 तक आ सकता है। हालांकि कॉमेक्स में भी 3410 के आसपास चल रहा है, तो कॉमेक्स में भी लग रहा है कि हमें 3440 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। सिल्वर अगर देखें तो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट $39 के आसपास चल रही है। हमें लगता है कि यहाँ पर भी 40 से लेकर $41 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो हमें लगता है कि यहाँ पर भी सेंटीमेंट पॉजिटिव रहेगा, और हमने दोबारा देखा कि गोल्ड का भाव 1 लाख के ऊपर आता हुआ दिखाई दिया है। तो गोल्ड में हमें लगता है कि प्राइस 1 लाख के आसपास मिले तो खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। 99,650 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 1,0850 तक देखा जा सकता है, और वीकली बेसिस में हमें लग रहा है कि 1,02,000 तक के लेवल अगेन देखने को मिल सकते हैं। और अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में भी हमें लगता है कि करीबन 1,15,000 के आसपास खरीदारी का ट्रेड बनाना चाहिए। 1,13,800 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 1,17,000 तक देखा जा सकता है। तो दोनों ही बुलियंस के अंदर हमें लगता है कि सेंटीमेंट पॉजिटिव रहेंगे। वॉर को लेके और इंटरेस्ट रेट कट को लेके यहाँ पर अब एक्सपेक्टेशन लग रही है कि गोल्ड सिल्वर में एक सेवेबल डिमांड देखने को मिल सकती है, और कहीं ना कहीं गोल्ड और सिल्वर में ये हफ्ता भी हमें लगता है कि पॉजिटिविटी के साथ क्लोज हो सकता है। हफ्ता भी स्ट्रांग ही रहेगा, और दोनों ही एक्सपर्ट्स हमारे मानते हैं कि सोने और चांदी में यहां से तेजी जारी रहेगी। एक बार अनुज के कॉल्स भी स्क्रीन पर दिखा दीजिएगा, और ताकि लोग लेवल्स नोट कर सके टारगेट और स्टॉप लॉस के, और कहां पे एंट्री करनी है। सोने और चांदी का कॉल अनुज जी का दिखा दीजिए। एक बार मैं वापस से दोहरा देता हूं उस कॉल्स को। 1 लाख के आसपास अनुज जी की राय है कि खरीदें। 99,650 का स्टॉप लॉस है, टारगेट है 1,0850 के आसपास का। चांदी 1,15,000 पे खरीदारी की राय है। 1,13,800 का स्टॉप लॉस है, और 1,17,000 का टारगेट इन्होंने दिया है। आप बताइए दिव्या, आपकी राय क्या बन रही है गोल्ड और सिल्वर दोनों पर? गुड मॉर्निंग विष्णु जी। गुड मॉर्निंग सर। लास्ट वीक फेड की जो डॉविश कमेंट्री के बाद हमें एक अच्छी रैली देखने मिली बुलियन के अंदर। गोल्ड में भी हमें जो ओवरहैंग था काफी टाइम से कि कौन से डायरेक्शन में मार्केट जाएगा, तो एक ब्रेकआउट देखने मिला, और प्राइस जो है वापस से 1 लाख के ऊपर आ चुका है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। इंट्राडे में अगर गोल्ड 1 लाख के करीब आता है तो वहां पे हम बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हम 99,800 का रखे, और टारगेट ऊपर में 1,03,000 का मेंटेन करके चले। चांदी में हमें अच्छी खासी एक रैली देखने मिली है। वन साइड एक रैली देखने मिली 1,10,000 से लेके 1,16,000 के आसपास। अभी डेली चार्ट पर अगर मैं बात करूँ तो 1,16,400 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। अगर प्राइस इसके ऊपर सस्टेन होता है तो हम बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हम 1,16,000 का रखें, और टारगेट वन में 1,16,900, 17,000, 1,17,500 का मेंटेन कर सकते हैं। चलिए, तो गोल्ड सिल्वर की बातचीत हो गई है। तीनों एक्सपर्ट्स की सिमिलर राय है। अब कच्चे तेल की बात करते हैं। कच्चे तेल में आप बताइए विठुपन, आपकी राय क्या बन रही है? कच्चा तेल पिछले हफ्ते भी हमने देखा 2% से ज्यादा की तेजी क्या यहां से और एक्सटेंड होगी? कितनी तेजी आपको यहां से और लग रही है? देखिए, अभी डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट है कि रशिया के ऊपर या जो यूक्रेन के ऊपर जो जिस तरह से अभी बात चला था, कोई रिजल्ट अभी तक खास में नहीं आया, तो उन्हें थ्रेटनिंग भी दिया कि शायद वेरी शॉर्ट डेज अगर वो फार्डर तारीफ या मतलब फार्डर को सेंसस लगाएंगे या छोड़ देंगे, उसका कोई क्लैरिटी नहीं है फिलहाल। देखिए, थोड़ा सा इसलिए बाजार थोड़ा यहाँ पे रुक गया है। और पहला चीज तो है कि बहुत बड़ा शार्पर स्पाइक तो मुझे नहीं लग रहा है, और टेक्निकली अभी $63-83 के आसपास WTI है, तो $65 के ऊपर तो सस्टेन नहीं करने का लग रहा है। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए प्योर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव थोड़ा पुल बैक आता है 5,650-60 के आसपास, तो आई प्रीफर टू शॉर्ट 5,500 का ही टारगेट रहेगा, और ऊपर स्टॉप लॉस 5,750 के ऊपर। तो थोड़ा सा पुल बैक आता है तो इट विल बी ए सेल ऑन इंट्राडे, 1-2 दिन के लिए हो सकता है। सलाह क्रूड पर आपकी तरफ से है। आपको लग रहा है कि ऊपर में दबाव हो सकता है, मुनाफा वसूली दिख सकती है, तो भाव थोड़े यहाँ से कम हो सकते हैं, तो आपकी सेल कॉल है। जब बेचना है आपको 5,660 पे, करंट लेवल पे ना बेचे, यहाँ से करीब 60 रुपये 70 रुपये और ऊपर जाने दे, फिर बेचे, और फिर नीचे में 5,500 के टारगेट की उम्मीद करें। अनुज जी, आपकी कॉल क्या है क्रूड में? देखिए, क्रूड के अंदर एक जियोपॉलिटिकल टेंशन कंसर्न्स यहाँ पर निकल कर आए हैं। हमने देखा संडे को यूक्रेन ने अटैक किया रशिया के ऊपर, और जो अटैक किया वो जो रिफाइनरी है वो न्यूक्लियर प्लांट है रशिया का सबसे बड़ा, और उसके बाद उसकी जो कैपेसिटी है करीबन 1 लाख मिलियन बैरल पर डे की है। तो कहीं ना कहीं सप्लाई यहाँ पर बाधित होती हुई दिखाई दे सकती है, और लग रहा है कि उसकी वजह से एक बाउंस बैक आपको क्रूड में देखा जा सकता है। तो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स की वजह से, जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से लग रहा है कि क्रूड के भावों में आपको तेजी देखी जा सकती है। हमें लगता है कि क्रूड के भावों में कहीं ना कहीं सेंटिमेंट अभी पॉजिटिव रहेगा, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी करीबन 5,530 के आसपास
खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। स्टॉप लॉस 5460 का लगाएं। टारगेट लग रहा है कि करीबन 5650 तक देखा जा सकता है। और अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो हमें लगता है कि 5700 की कॉल करीबन 132 के आसपास चल रही है, उसको खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। 85 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट लग रहा है करीबन 180 तक देखा जा सकता है। तो अगर आप फ्यूचर्स की बात करें या अगर ऑप्शंस की बात करें तो दोनों साइड में हमें लगता है कि बाई का ट्रेड बना सकते हैं। और इंटरनेशनल लग रहा है कि प्राइस जल्दी ही 65 से लेकर $68 तक के लेवल टेस्ट कर सकते हैं। तो क्रूड में हमें लगता है कि जियो पॉलिटिकल टेंशन के चलते खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। तो क्रूड आपको लग रहा है कि अभी यहाँ से और तेज होगा, क्योंकि रूस यूक्रेन को लेकर तनाव बना हुआ है और पावर और एनर्जी इंफ्रा पर जिस तरह से यूक्रेन के भी अटैक हुए हैं और जेलेंस्की के जो बयान आए हुए थे कि वो अपने देश की रक्षा करेंगे और डेफिनेटली उसको रिटेलिएटरी एक्शन भी उनकी तरफ से दिख रहा है, और उसी से यहाँ पर सप्लाई रिस्क है। और दूसरा सपोर्ट मिल रहा है, जिस तरह से पॉवेल साहब का बयान आया था, दरों में कटौती के संकेत दिए थे, उससे भी सपोर्ट कच्चे तेल को मिल रहा है। दिव्या, आप बताइए आपकी राय क्या है कच्चे तेल पर, फ्यूचर्स में भी और ऑप्शंस में भी, दोनों कॉल दे दीजिएगा आप अपनी। क्रूड की अगर बात करें तो जो भी नेगेटिव न्यूज था प्राइजेस में ऑलरेडी डिस्काउंटेड है कि जो ओपेक प्लस जो प्रोडक्शन बढ़ाने वाले हैं, तो उसके सामने एक शार्प करेक्शन देखने मिला था। पर अभी जिस हिसाब से जो लास्ट वीकेंड में जो डेवलपमेंट हुआ है कि वापस से यूक्रेन और रशिया के बीच में वो तनाव जो है बढ़ गया है, साथ ही साथ इजराइल और गाजा में भी बढ़ गया है, तो उसके वजह से प्राइजेस में एक उछाला देखने मिला है। तो जब तक प्राइजेस 5400 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं तब तक बाय एंड डिप्स का व्यू रखना चाहिए। इंट्राडे में अगर प्राइजेस नीचे आता है, 5500 की कॉल ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, 190 के करीब, तो वहां पे बाय करके चले। स्टॉप लॉस ऑफ 160 का रखे और टारगेट ऊपर में 230 का मेंटेन करके चले। तो ये राय है क्रूड को लेकर। चलिए बेस मेटल्स की चाल देख लेते हैं। बेस मेटल्स में आज कॉपर तेज है, बाकी जगह दायरे में ही कारोबार हो रहा है। अनुज जी, कॉपर पर क्या राय है? कॉपर यहां खरीदना चाहिए इस तेजी के बाद? देखिए बिल्कुल, अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं चाइना से पॉजिटिव सेंटीमेंट, पॉजिटिव डेटा आते हुए दिखाई दिए हैं, जिसका असर डायरेक्टली बेस मेटल पे पड़ सकता है। और हम देख रहे हैं कि उसकी वजह से जितने भी इंडस्ट्रियल मेटल हैं, चाहे कॉपर है, जिंक है, एल्युमिनियम है, स्टील है, आयरन ओर है, सभी के अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव मोमेंटम आता हुआ दिखाई दिया है। बट यहाँ पर अगर देखें तो कॉपर में एक अच्छा मोमेंटम रहा है। बट मुझे लगता है कि आज बेस मेटल में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि चाइना से पॉजिटिव डेटा है। तो यहाँ पे कॉपर और जिंक दोनों में ही खरीदारी की सलाह रहेगी। कॉपर में करीबन अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में 878 के आसपास खरीदारी करें। स्टॉप लॉस 873 का लगाएं। टारगेट 885 तक देखा जा सकता है। तो कॉपर मुझे लगता है कि खरीदारी के तौर पे ट्रेड ले सकते हैं। वीकली पर्सपेक्टिव भी लग रहा है कि कॉपर का पॉजिटिव रहेगा। उसके साथ साथ जिंक के अंदर भी अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में करीबन 266 के आसपास खरीदारी करें। 263 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 273 तक देखने को मिल सकता है। तो कॉपर जिंक दोनों ही हमें लगता है कि खरीदारी के तौर पर देखने को मिल सकते हैं। चाइना से जो पॉजिटिव क्यूज आ रहे हैं वो लग रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट को सपोर्ट करेंगे। तो जो चाइना के जो पॉजिटिव क्यूज है वहां से सपोर्ट मिलेगा। तो आप यहां पर खरीदारी की सलाह कॉपर और जिंक दोनों में दे रहे हैं। बीटूपन, आप क्या सलाह दे रहे हैं? कॉपर और जिंक पर आपकी राय क्या बन रही है? देखिए बिश्मोहन जी, कॉपर में मुझे लग रहा है कि थोड़ा पुल बैक रहेगा। अभी 883 है, तो 889 टू 890 तक तो बाजार जाने के लिए कोशिश करेगा एक बार। तो वहां के लिए कॉपर में बाय हो सकता है। थोड़ा एक टारगेट बनेगा 889 का। लेकिन कॉपर में देखिए एक चैनलर मोमेंटम है और अपर लेवल पे रेजिस्टेंस मिलेगा, तो 890 के आसपास तो रिजेक्शन बनेगा। वहां पे थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग या प्रेशर बनेगा, वहां पे सेलिंग बन सकता है। लेकिन अभी अभी थोड़ा मोमेंटम लग रहा है कि वो खींचेगा। जिंक में देखिए 270 के ऊपर सस्टेन करना बहुत जरूरी है, अभी वो नहीं कर पा रहा है। हालांकि थोड़ा क्या है कि एक सपोर्ट बेस से 263 का एक सपोर्ट बेस था, वहां से बाउंस बैक आया। और मुझे नहीं लग रहा है कि बड़ा कोई यहाँ पे बाजार को बहुत तेजी का जिंक में फिलहाल के लिए नहीं है। हालांकि एलएमई के इन्वेंट्री डिक्लाइन है, लेकिन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में सरप्लस ही बनेगा। तो 268 से 268.50 का लेवल मुझे लग रहा है एक शॉर्ट ले सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रहेगा 270.50। और मैं बड़ा कोई डिक्लाइनिंग टारगेट नहीं ले रहा हूँ। 265 पे एक मॉडरेट टारगेट के लिए शॉर्ट कर सकते हैं। छोटे से टारगेट के लिए यहाँ पे बड़ी गिरावट नहीं लग रही है, हल्की 2-3 रुपए नीचे के भाव पर यहाँ पे इनको लग रहा है कि 265 के टारगेट के लिए आप शॉर्ट कर सकते हैं। इनको कंफर्ट यहाँ पर जिंक में शॉर्ट में ज्यादा दिख रहा है। आप बता दीजिए दिव्या, आप क्या सलाह देंगे पूरे ही बेस मेटल्स पर? कॉपर मेरा टॉप पिक रहेगा, क्योंकि जिस हिसाब से लास्ट वीक फैक्ट ने जो कमेंट दी है रेट कट की, तो रेट कट अगर होगा तो बेस मेटल के लिए एक पॉजिटिव न्यूज, और साथ ही साथ डॉलर इंडेक्स में जो करेक्शन आया था, तो उसके वजह से बेस मेटल की जो अपील है थोड़ी अट्रैक्टिव हो चुकी है। तो सितंबर कॉन्ट्रैक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो कॉपर अगर 886 के करीब आता है तो वहां पे बाय करके चले। स्टॉप लॉस हम 883 का रखे, टारगेट ऊपर में 890 का मेंटेन करें।
तो ये सलाह आपकी तरफ से आ गई है। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ प्रेम गर्ग साहब होंगे, IREF के नेशनल प्रेसिडेंट है। उनसे समझेंगे बासमती एक्सपोर्ट को लेकर क्यों चिंता बढ़ गई है, क्यों पेस्टिसाइड्स एक अहम इशू होता जा रहा है। चर्चा करेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मुनाफे की मंडी। और अब बात करते हैं बासमती एक्सपोर्ट को लेकर, और बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान हैं। प्रेम गर्ग साहब हैं, प्रेसिडेंट हैं, नेशनल प्रेसिडेंट हैं इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन के, IREF के। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला है। सर, एक अहम इशू चल रहा है पेस्टिसाइड्स को लेकर, और यूरोप और US का एक ऐसा मार्केट है जहां पर अगर आप उस नियम को पालन नहीं करते हैं तो डेफिनेटली आपके जो माल हैं वो रिजेक्ट होंगे, और लगातार इस तरह के केसेस आते भी जा रहे हैं। और अब नया हाल में जो फैसले आए थे पंजाब हाई कोर्ट के, जिसपे उन्होंने पेस्टिसाइड्स को लेकर कई सारे नोटिफिकेशन जारी किया था पंजाब सरकार ने, और उसको 15 जुलाई को एक और आदेश जारी कर 12 पेस्टिसाइड्स को प्रतिबंधित लिस्ट में जोड़ा गया था। लेकिन फिर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने 30 जुलाई को 10 मई को जो भी आदेश दिए गए थे उस पर उन्होंने स्टे दे दिया है। लेकिन 15 जुलाई पे जो भी पेस्टिसाइड्स पे बैन लगा था उस पर कोई स्टे नहीं आया था। इसमें कंफ्यूजन है मार्केट में, काफी दुविधा की स्थिति है। क्या लग रहा है सर, क्या हो रहा है इस मार्केट में? देखिए, अभी जो पेस्टिसाइड एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और इसको ये यूरोप ही नहीं और भी कंट्रियों में उठता जा रहा है, और अभी इंडिया के अंदर भी, भारत के अंदर भी FSI ने अभी रिसेंटली कल ही इसके अंदर जो अपना ट्राइकोजोल जो एक मेजर एक मुद्दा है पूरे यूरोप के लिए, पहले 3% की उसकी लिमिट थी इंडिया के खुद लोकल के सेल करने के लिए, उसको घटाकर उन्होंने नई गाइडलाइन चालू की है। भारतीय मार्केट के लिए भी 0.02% ट्राइकोसोल अलाउड रहेगा। तो इसके अंदर तो क्या राइस की ट्रेड के ऊपर लोकल के अंदर भी काफी दिक्कतें आने वाली है यदि ये अभी लागू हो जाता है, क्योंकि यदि कहीं से भी FSI के अंदर सैंपल उठाएंगे राइस का और उसके अंदर 0.02 किसी भी हालत में नहीं मिलेगा तो ये लोकल के अंदर भी सेल होना काफी दिक्कत हो जाएगा। जब इसके लिए जो अब बात करते हैं हम लोग एक्सपोर्ट के लिए, और पंजाब हरियाणा, अभी एक नया यूपी के अंदर भी इमीडिएट इफेक्ट से 12 जो पेस्टिसाइड हैं उनके ऊपर बैन किया गया है। और जो पंजाब के अंदर बात करें 15 तारीख के नोटिफिकेशन के हिसाब से, तो ये हर साल वैसे तो निकालते हैं, पर इस साल लगता है कि भी पंजाब के अंदर भी और हरियाणा के अंदर, दोनों के अंदर ये 12 पेस्टिसाइड को रोका जाएगा। टाइम बिंग के लिए लगभग 2 महीने के लिए सेल उसकी रोकी जा रही है, जिससे कि ये फसल के टाइम के ऊपर ना हो। पर लोगों ने काफी हड़बड़ी के अंदर के भी कल को ये नहीं मिलेगा तो खरीदना शुरू किया, काफी मात्रा में सेल हुई, जो कि एक अच्छा नहीं है हमारी मार्केट के लिए। इसी के लिए हम लोग कर रहे हैं, जैसे भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है 30 और 31 अक्टूबर को, तो उसके अंदर भी पेस्टिसाइड एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और ये पेस्टिसाइड को यदि नहीं रोका गया तो ये एक वायरस की तरह है जो आज यूरोप के अंदर है, तो दूसरी कंट्रियां देखा देखी एक दूसरे को इसको यूज मतलब तकलीफ के अंदर लाएंगे, तो हमारे एक्सपोर्ट के ऊपर काफी फर्क पड़ेगा। इसके हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो इसका फायदा उठाएंगे। इसीलिए हमारी इंडिया की अभी जो मार्केट है, अभी डोमेस्टिक मार्केट उठ नहीं पा रही है काफी ऊपर में, जैसे माल की डिमांड, क्योंकि काफी जो यूरोप जाता था उसके ऊपर इफेक्ट आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल। यूके यूरोप के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो हमारे पड़ोसी देश से उसको राइस को खरीद रहे हैं, जो कि हमारी सीधा मार्केट के ऊपर फर्क पड़ता है। ओके सर, आप इतने बड़े फेडरेशन के आप प्रेसिडेंट हैं, आप लोग लगातार जागरूक करते होंगे, लेकिन किसानों के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या उनको जागरूक कर रहे हैं ताकि पेस्टिसाइड के इस्तेमाल को कितना लिमिट में इस्तेमाल करना है, क्या करना है, उसको लेकर आप लोगों की तरफ से क्या पहल हो रही है? हम लोग इसके लिए काफी एक टीमें बनाई गई हैं जो जगह जगह जाकर के इनको किसानों को, अभी मंडी के अंदर भी जो किसान आते हैं अभी, या उनके एक गांव के अंदर जाकर हम लोग एक चौपाल कर रहे हैं, जिसके अंदर उनको बता रहे हैं कि भी आप इस पेस्टिसाइड को मत करिए यूज, जिससे आपको खुद को भी सेहत का नुकसान है। और आने वाले दिनों के अंदर, जैसे मैंने आपने बताया कि हम क्या करें, तो 30 और 31 अक्टूबर को हमने किसानों के लिए अलग से एक रखा है, जिसमें 5000 किसान बुलाए गए हैं डिफरेंट 14 स्टेट से, और वो लोग आकर उनको ये बताया जाएगा कि पेस्टिसाइड का उनकी खुद की सेहत के ऊपर नुकसान, और हमारे को अच्छे रेट नहीं मिलेंगे विदेशों के अंदर, और आगे जाने वाले टाइम के अंदर तो हमारे को इसका काफी खमियाजा भुगतना पड़ेगा।
तो इसके लिए IRF काफी जो हमारा 7,740 मेंबर हैं आज के दिन, सब हम रात दिन इसके ऊपर लगे हैं। हर स्टेट के अंदर मैंने मुहिम चलाई है कि लोग कम से कम पेस्टिसाइड को, ये 12 जो मेजर पेस्टिसाइड इनका यूज ना करें किसी भी हालत के अंदर। प्राइस की बात कर लेते हैं। आप लोग अपनी पहल तो कर ही रहे हैं, लगातार कोशिश जारी भी है और उम्मीद करते हैं कि इस फ्रंट पर कुछ सुधार हो। सर, प्राइसेस में कुछ सुधार हो रहा है क्या? राइस के मैं बात करूं, बासमती भी और नॉन बासमती भी। नहीं, नॉन बासमती के अंदर और बासमती के अंदर दोनों के अंदर मार्केट अभी स्टडी है, कहीं सुधार नहीं हो रहा है, क्योंकि नॉन बासमती को लेकर चले थाईलैंड के अंदर काफी प्राइसेस डाउन हैं। जो अभी पर एक अच्छी बात है कि अपना भारत का राइस और थाईलैंड का राइस एक जैसे प्राइस के ऊपर बिक रहा है, जो कि हमेशा अदरवाइज थाईलैंड का राइस जो $50 प्रीमियम पर बिकता था, पर आज हमारा राइस और थाईलैंड का राइस एट पार प्राइस पर बिक रहा है। और मार्केट अभी जो मैंने पिछली दफा भी बोला था कि $15 से $20 मार्केट आने के नीचे उम्मीद है, तो वो मार्केट नीचे आ चुकी है ऑलरेडी। आज $360 के ऊपर पारबल राइस बिक रहा है भारत का, जो हमने लास्ट टाइम जब आपके माध्यम से ही आपके चैनल के ऊपर बोला था मैंने कि भी $380 की मार्केट थी, और अभी इसके अंदर और करेक्शन की गुंजाइश है, क्योंकि आज भारत के पास सरप्लस स्टॉक 58 मिलियन टन का है गवर्नमेंट OMS के थ्रू। और भारत राइस के अंदर भी कल उन्होंने 5 लाख टन का एक नया कोटा निकाला है कि भारत राइस के अंदर देने के लिए, पर उससे कुछ नहीं बनेगा, जो क्योंकि नई क्रॉप अगले 2 महीने के अंदर आ जाएगी। तो हमारे को इसके ऊपर बड़े पैमाने पर करने की जरूरत है, और मैं समझता हूं कि भी आने वाले टाइम के अंदर $20 से $30 की करेक्शन और भी आ सकती है। शुक्रिया सर। और बासमती राइस की हम बात करें तो बासमती राइस के अंदर भी मार्केट स्टडी है। पहले एक दफा बीच में तेजी आई थी ईरान की वजह से कि भी ईरान ने कोई डिमांड रखी थी मालों की, पर वापस वो तेजी बैकफुट पर आ गई और वापस फिर मार्केट उसी रेट पर अभी चल रही है। और उम्मीद है कि बासमती के दाम भी अभी बढ़ने की नियर फ्यूचर के अंदर कोई जल्दी ऐसा लग नहीं रहा है, और मार्केट स्टडी और इसी रेट पर चलती रहेंगी। नहीं, मार्केट में बहुत ज्यादा सुधार की उम्मीद नहीं कर रहे। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया राइस मार्केट को लेकर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। चलिए आगे बढ़ते, मसालों की बात कर लेते हैं। आज मसालों में फिर से जीरा तेज है। अनुज जी, क्या राय है हल्दी, जीरा और धनिया पे? जीरा तो लगातार तेज हो रहा है, हालांकि धनिया में आज थोड़ी मुनाफा वसूली है, पॉज दिख रहा है, लेकिन हल्दी और जीरा दोनों तेज है। इन दोनों पर राय दें सर। देखिए, लास्ट टाइम हमारा 19,800 का टारगेट था, जो कि यहाँ पर हिट होता हुआ दिखाई दिया है। हमें लगता है कि अभी जो मोमेंटम है जीरा में वो कंटिन्यू रहेगा। जिस तरीके से वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ रहे हैं, खरीदारी बढ़ रही है, हमें लगता है कि अभी और जीरे में तेजी देखी जा सकती है। तो यहाँ पर खरीदारी की सलाह रहेगी। इस हफ्ते भी हमें लगता है कि पॉजिटिविटी बनी रहेगी। तो जीरे में करीबन 19,500 के आसपास खरीदारी करें, 19,100 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट हमें लग रहा है कि 20,400 तक देखने को मिल सकता है। तो जीरे के अंदर खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। सिमिलरली टर्मरिक के अंदर भी हमें लगता है कि बिकवाली तो नहीं करनी चाहिए, यहाँ पर खरीदारी का ट्रेड रहेगा और धीरे धीरे प्राइस ऊपर की तरफ आते हुए दिख रहे हैं। हमें लगता है कि टर्मरिक के अंदर भी करीबन 13,200 के आसपास खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। 12,800 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट लग रहा है 13,800 तक देखने को मिल सकते हैं। तो जीरा और टर्मरिक दोनों के अंदर ही इंट्राडे और वीकली पर्सपेक्टिव से खरीदारी की सलाह रहेगी। ओके, जाने से पहले अनुज जी, डिस्क्लेमर क्या है जो भी राय आपने दी है कमोडिटी मार्केट पर? देखिए, हमने यहाँ पे जो भी डिस्कस किया है उसमें हमारी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। नॉलेज और अवेयरनेस के लिए कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर डिस्कस करें। अब बताइए दिव्या, आपकी तरफ से डिस्क्लेमर क्या है? मेरी कोई भी पर्सनल पोजीशन नहीं है। मैंने जो भी कॉल्स दिए एक्सिस सिक्योरिटी के क्लाइंट के हो सकते हैं। भिटपन, आपका डिस्क्लेमर क्या है? देखिए, मेरा कोई पोजीशन नहीं है और मैं ये सलाह दूंगा कि जो भी ट्रेडिंग पोजीशन है उसमें स्टॉप लॉस लाके करे, क्योंकि डेरिवेटिव ट्रेडिंग काफी सिग्निफिकेंट रिस्क भी होता है और अपने जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है उनकी सलाह लेके ही ट्रेडिंग करे। ओके, शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आपने अपनी रिसर्च के जरिए हमारे दर्शकों को गाइड किया। चलिए, मुनाफे की मंडी को यहीं समेटेंगे। इक्विटी मार्केट का रुख करेंगे, जहां आज निफ्टी करीब 80 अंकों की तेजी दिखा रहा है, 24,950 के ऊपर है। निफ्टी बैंक दबाव में दिख रहा है। क्या कुछ हो रहा है वायदा बाजार में, बताएंगे आपको एफएनओ जंक्शन में। जल्द लौटते हैं।